बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 20 हमने कंटिन्यू किया हुआ है एफएससी सेकेंड ईयर की बुक से, जिसमें हमने शुरू में पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। उसके अंदर इंट्रोडक्शन में स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की तरफ आए थे और उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम लाइंस थी उसको एक्सप्लेन किया था। आज थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं कि बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसकी बेस पर क्वांटाइजेशन की तरफ जाना है कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था वो हमें इस बात की तरफ राग़िब कर रहा था, यानी हमारी सोच जा रही थी कि जैसे उसके अंदर कुछ क्वांटाइजेशन है, यानी कोई डिस्क्रीट प्रॉपर्टीज जो है हमें नजर आ रही थी, डिस्क्रीट पैकेट्स। तो चैप्टर 19 के अंदर हमने स्टडी किया था, फोटोन थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी थी, वो थ्योरी हमें थोड़ी सी हाइड्रोजन में नजर आ रही थी। तो हम इसके अंदर मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं कि देखे जाकर क्या वाकई हाइड्रोजन के अंदर जो है क्वांटाइजेशन मौजूद है या नहीं मौजूद। उसके लिए हमने सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल बोहर ने दिया था उस बोहर के मॉडल को देखते हैं, क्योंकि बोहर ने जो मॉडल दिया था वो सेमी क्वांटम एक मॉडल था, यानी उसने कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट और कुछ क्वांटम के जो कॉन्सेप्ट है उसको मिक्स करके जो है क्या कहते हैं हमारे पास उसने मॉडल प्रेजेंट किया। हमारे पास मॉडल है, हम देखते हैं उसके पोस्टुलेट्स के 3 पोस्टुलेट्स बहुत ही बताए थे। इन उसका जो आइडिया था क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम आइडिया, दोनों आइडिया इन इसके अंदर उसने क्या किए थे, यूज किए थे। इसमें जो पहला इसका पोस्टुलेट है उसने कहा था कि जो एटम्स के अंदर जो शेल्स हैं या हाइड्रोजन के अंदर जो शेल्स हैं उसके अंदर एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी उसने क्या कहा था स्टेशनरी स्टेट्स, यानी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही होती, यानी एनर्जी के अंदर फिक्स कांस्टेंट एनर्जी के साथ अपने ऑर्बिट में। अगर वो कोई ऑर्बिट चेंज करता है देन उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है, लेकिन अगर वो अपने एक ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या है, वो कांस्टेंट है, एनर्जी वेरी नहीं करती। दूसरा जो उसका पोस्टुलेट था उसने कहा इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स वैल्यू का, डिस्क्रीट वैल्यू का होता है। यानी उसने क्या कहा था जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, यानी एंगुलर मोमेंटम को mvr से लिखते हैं, इंटीग्रल को n से h/2 पाई, यानी अगर वो पहले ऑर्बिट के अंदर है तो हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, एक फिक्स वैल्यू एंगुलर मोमेंटम के इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट के अंदर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो फर्स्ट ऑर्बिट के रेफरेंस से 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर वो थर्ड ऑर्बिट में है तो पहले के लिहाज से, यानी जो पहले के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम होना था थर्ड में वो 3 टाइम्स होगा, यानी इसके अंदर कोई कॉन्टिन्यूअस वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यूज है, डिस्क्रीट वैल्यूज है। ये इसने दूसरा पोस्टुलेट दिया था, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तीसरा इसका जो पोस्टुलेट था वो ये कहा था उसने कि इसकी जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है किसी हायर से लो या लोअर से हाई में जाता है तो वो क्या करता है, मखसूस एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कर देता है। यानी अगर वो किसी हायर से लोअर में आ रहा है तो जितना उन दोनों लेवल का एनर्जी डिफरेंस है हमेशा उन दो के लिहाज से वो सेम एनर्जी क्या करेगा, हर बारी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। यानी अगर वो हायर से लोअर में आ रहा है तो जाहिर बात है एमिट करेगा, और अगर लोअर से वहीं दोबारा उसी हायर में जा रहा है जितनी एनर्जी उसने एमिट की थी उतनी एनर्जी ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये उसमें मैंने लिखा है एनर्जी एमिटेड, और n जो है वो किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट के लिए यूज कर रहा है और p जो है वो लो एनर्जी ऑर्बिट के लिए। जैसे हमने पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ये टर्म यूज की थी। तो फिर क्या हो रहा है, ये फोटोन एनर्जी का पैकेट जो है वो क्या हो रहा है, इसमें से एमिट हो रहा है और मखसूस एनर्जी का पैकेट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसके बारे में इसने जो है थर्ड पोस्टुलेट किया था ना। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पहला ऑर्बिट है, दूसरा ये तीसरा। अगर वो तीसरे से पहले में जा रहा है तो इसके एनर्जी डिफरेंस के लिहाज से फोटोन क्या करेगा, वो ग्रीन का एनर्जी को मैं माइनस कर दूंगा, जितनी एनर्जी बचेगी उस एनर्जी का फोटोन ये क्या कर देगा, एमिट कर देगा। यानी इस तरीके से ये 3 पोस्टुलेट्स जो है ये बोहर ने दिए थे। अब आप जरा गौर से देखें तो हम देख ही रहे हैं कि इनके जो रेडियस है इस लिहाज से ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है,
तो ये ऑर्बिट भी क्या है, डिस्क्रीट, वाज़े मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। जो पहला ऑर्बिट है दूसरे से मुख्तलिफ है, तीसरे से मुख्तलिफ है। तो इस मतलब है मैं कह सकता हूँ कि इसके जो रेडियस है मुझे अभी क्वांटाइज नजर आ रहा है कि रेडियस इसका क्या है, क्वांटाइज है मखसूस वैल्यू के और डिस्क्रीट वैल्यूज के जो है ना ये रेडियस नजर आ रहे हैं। तो ऐसे करते हैं हम, फिर चलते हैं इसके रेडियस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं और ड्राइव करके देखते हैं क्या ऐसे ही वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, पहले का कुछ, दूसरे का कुछ, तीसरे का कुछ अगर आता है तो इसका मतलब है इसका रेडियस भी क्या है, वो क्वांटाइज्ड है। तो इसके लिए हम चलते हैं जी, हम ये हाइड्रोजन का एक क्या लेते हैं जो है ना एटम का न्यूक्लियस और उसका एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पड़ा हुआ है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, इसका रेडियस है। इस रेडियस की जो है वो वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। मैंने पहला लिया, दूसरा, तीसरा, कुछ भी हो सकता है, मैं इसको जनरलाइज्ड रिलेशन लिखूंगा जैसे कि इन दोनों के दरमियान कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है जिसका एक्सप्रेशन क्या होगा, Ke²/RN। ये मैंने क्या किया, जनरलाइज्ड कर दिया किसी भी ऑर्बिट के लिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया n स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 5, जिस ऑर्बिट की भी आप बात करना चाहें उसके लिए उसका रेडियस पुट होगा। जाहिर बात है एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे जिस मर्जी ऑर्बिट में चला जाए इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, इसलिए इन दोनों के दरमियान जो है ये चार्जेस की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। अगर 2 चला जाएगा तो और आर की वैल्यू कुछ और पुट होगी, सेकंड की, थर्ड की या फोर्थ की। इसी को बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं। अब जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं, ये फोर्स इसको एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, तो मैं इसको एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स देख रहा हूं। ये Vn से बराबर है जिस ऑर्बिट में है उसकी स्पीड, और Rn से बराबर जिस ऑर्बिट में है उसका रेडियस, जिसको हमने मालूम करना है। जब ये दोनों बैलेंस होते हैं तब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, ये यहां से एक n कट गया तो ये टर्म वापस बच गई। अब इसका जो एक्सप्रेशन है, यानी मैं बेसिकली Rn वैल्यू निकालना चाहता हूं ताकि बाकी सारे पैरामीटर ऐसे हैं जो कि कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो, किसी चीज के साथ तब्दील ना होने वाले हो, ताकि मैं अपने इसी पैरामीटर को निकालूं, बाकी सारे पैरामीटर खत्म करूं। तो फिर ये जो v है ये हर ऑर्बिट में मुख्तलिफ होती है, इसलिए मैं इसको खत्म करना चाहता हूं यहां से कि हर ऑर्बिट में कांस्टेंट होता है E, हर ऑर्बिट में कांस्टेंट होता है M, हर ऑर्बिट में कांस्टेंट होता है। तो मैं चाहता हूं कि इस किस्म का एक्सप्रेशन मेरे पास बने कि Rn के अलावा और n जो इसका क्वांटम है, बाकी तमाम चीजें मेरे पास कांस्टेंट आ जाए, जिसके लिए मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूं। सेकंड पोस्टुलेट में से मैं इस v की वैल्यू को सेपरेट आउट करके ये लिखा मैंने सेकंड पोस्टुलेट, इसको मैंने निकाल कर यहां पुट किया इस जगह पर, जब मैंने यहां पुट कर लिखा और फिर इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है Rn। अब Rn के एक्सप्रेशन देखें, n प्रिंसिपल क्वांटम में b कौन से ऑर्बिट में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, बाकी h 4 pi² k e² m तमाम चीजें आपका क्या है, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज जब पुट करते हैं तो ये वैल्यू 0.053 नैनोमीटर, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है n²। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ आ रही है कि अब रेडियस मुझे क्वांटाइज्ड नजर आना शुरू हो गया कि जब मैं पहले की वैल्यू पुट करूंगा, पहले का रेडियस निकालूंगा, मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो पहले की वैल्यू ये आ जाएगी। जब मैं सेकंड निकालूंगा, सेकंड 2 की पावर 2 में 4, सेकंड रेडियस इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट वन, यानी जो पहले का रेडियस है अब दूसरा रेडियस पहले वाले से 4 गुना बड़ा होगा। इस मतलब इसमें क्वांटिटी नहीं आई, डिस्क्रीट वैल्यू। फिर उसके बाद जब मैं थर्ड निकालूंगा 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब थर्ड वाला पहले वाले के मुकाबले 9 गुना बड़ा हो जाएगा, 9 टाइम्स। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं पहले का ये रेडियस होगा और जो दूसरा होगा इसका रेडियस 4 टाइम्स द फर्स्ट, जो थर्ड होगा दैट 9 टाइम्स द फर्स्ट, ये जो फोर्थ होगा दैट 16 टाइम्स द फर्स्ट। इसका मतलब है ये मेरे पास रेडियस क्या आ रहे हैं, क्वांटाइज्ड आ रहे हैं, इसकी मखसूस वैल्यूज आ रही है। तो इस मतलब है बोहर के इस क्वांटम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ये बात बताने में कामयाब हो रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी जो खास डिस्क्रीट वैल्यू दे रही थी, वो हमें बता भी रही है कि रेडियस भी क्या है आपके पास, वो क्वांटाइज्ड है। अब हर रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी कैसी हो सकती है, क्या वेलोसिटी वेरी कर रही है और वेरी करने के साथ साथ क्या वो क्वांटाइज्ड है कि नहीं है। तो
चलते हैं देखते हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में अगर हम n की टर्म्स को ला सके, n मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके वेरी करने से इसकी मखसूस वैल्यूज आ रही हुई, तो इस मतलब है वेलोसिटी भी क्या है, वो क्वांटाइज्ड है। देखें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग सेकंड पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम वाला, उसको यूज करते हैं और यहां से vn की वैल्यू। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आर एन ऐसी चीज है जो वेरिएबल है, बाकी तमाम के तमाम वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, आर एन की वैल्यू मैं ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुका हूँ, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ और पुट करके जब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो वी एन की वैल्यू मुझे। अब इसमें देखें सिर्फ n जो मेरा मतलूबा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बाकी तमाम वैल्यूज ऐसी हैं जो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्पीड है वो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है, यानी जैसे जैसे आप क्वांटम नंबर इंक्रीज करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड उस ऑर्बिट में कम होती जाएगी। अगर कम होती जाएगी होगी तो मखसूस वैल्यू की, अगर पहले में जो भी निकली दूसरे में उसकी हाफ, तीसरे में 3 टाइम्स डिक्रीज, चौथे में 4 टाइम्स डिक्रीज, इस मतलब है उसकी एक मखसूस वैल्यू, क्वांटिटी नहीं है इसके अंदर, डिस्क्रीट वैल्यूज आदि, आदि के बाद फिर उसके फोर्थ पार्ट, फिर उसके बाद आप लिख रहे हैं उसका 1/3 पार्ट, इसमें मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही है। तो इस मतलब है इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो क्वांटाइज्ड है। अच्छा, अब अगर वेलोसिटीज क्वांटाइज्ड है तो आप पता है वेलोसिटी से रिलेटेड एक एनर्जी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इस मतलब काइनेटिक एनर्जी भी फिर क्वांटाइज्ड हो सकती है। तो क्यों ना हम चेक करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनकी टोटल एनर्जी, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी है, इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं, तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस जहां मौजूद हो तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पर भी होगी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस है, एक कूलम फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस मतलब है जो टोटल एनर्जी है वो बेसिकली क्या चीज है, इट्स अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। हर ऑर्बिट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी, लेकिन उसका जो सम होगा वो उसके अंदर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के बराबर होगा। देखिए लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बारी बारी दोनों की वैल्यू निकालता हूं, किसी जनरलाइज किसी भी ऑर्बिट के अंदर और बाद उसको ऐड कर देता हूं। लाइक ये काइनेटिक एनर्जी है किसी भी nth ऑर्बिट, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², तो फिर जिस ऑर्बिट के अंदर है उसी ऑर्बिट की एनर्जी निकलेगी, और ये vn हम निकाल चुके हैं, या mv² की वैल्यू निकाल चुके हैं, mv² की वैल्यू, तो डायरेक्टली ये पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। और देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी rn पे डिपेंड कर रही है, बाकी कांस्टेंट है, और rn क्वांटाइज्ड है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी को देखें, पोटेंशियल एनर्जी अब पता है जैसे वर्क डन की डेफिनेशन होती है ये -q × डेल्टा v, चार्ज कौन सा नेगेटिव वाला चार्ज है, तो इसकी जगह इलेक्ट्रॉन लिख दें, और ये पोटेंशियल का फार्मूला kq/r आप चैप्टर 12 के अंदर पढ़ चुके थे पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल मैं लिख रहा हूँ kq/r, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, अट्रैक्शन को शो कर रहा है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है। इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करके मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास टोटल एनर्जी के साथ भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये टोटल एनर्जी की क्या आ रही है, अट्रैक्शन में आ रही है। टोटल एनर्जी क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मैं बेसिकली क्या है, अट्रैक्शन। और ये देखें इसके अंदर फिर क्या आ गया, टोटल एनर्जी के अंदर भी Rn आ गया, बाकी तमाम कांस्टेंट है, इसका मतलब टोटल एनर्जी भी क्या हो गई, क्वांटाइज्ड होगी। हर शेल की जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की अपने अपने शेल के अंदर मखसूस होती है। मैं Rn की वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाली वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो ये देखें ये ब्रैकेट में आने वाली सारी चीजें कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया n², जिसको लिखा कांस्टेंट इनटू 1/n², यानी n² के इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गई है टोटल एनर्जी। रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, यहां पर लिख रहे थे Rn = n² r1, यानी जो रेडियस है वो n² के डायरेक्ट होता है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो n² के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, और इसके साथ नेगेटिव आ रहा है। और जब ये कांस्टेंट तमाम की हम वैल्यूज पुट करते हैं तो पहले शेल की जो एनर्जी निकलती है, अगर नहीं मैं इस जगह 1 पुट करूं तो पहले शेल की टोटल एनर्जी होगी En के बराबर होगी या E0 के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल में होता है तो इसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
दूसरे शेल में जब होगी तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे 2 का स्क्वायर डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। जब 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको 3 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका आंसर तकरीबन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप देखते जाएंगे कि इसके शेल की जो एनर्जी है वो क्या आ रही है, डिस्क्रीट वैल्यूज दे रही है, मखसूस वैल्यू दे रही है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो बता रहा है कि हमारे पास क्या हाइड्रोजन के अंदर रेडियस भी क्वांटाइज होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं उनकी वेलोसिटी भी क्वांटाइज होती है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये क्वांटाइज होती है। तो ये बेसिकली हमने बहुत ही थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए क्वांटाइजेशन जो है उसको एक्सप्लेन किया है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कैलकुलेशन में कोई आपको प्रॉब्लम हो कि मैंने थोड़ा सा कुछ शॉर्ट किए, अगर कोई आपको समझ ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।